हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए सेट नंबर 3 जो कि वॉल्यूम 2 चल रहा है। अगर आपने वॉल्यूम 1 को नहीं देखा है जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बन रहिएगा और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी, यानी विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या हुआ करता था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और लगान जो होता था कितना होता था, 1/6, 1/6 ये ध्यान रखेंगे। सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य, सतारिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असम के साथ सतारिया असम बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लोक लेखा समिति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसके संबंध में 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और गेस करिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल के होता है, यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष करता है। उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि 1 वर्ष का ही होता है। तो सही होगा क्या, 1 और 2 बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनजाति फिल्मी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। जनजाति फिल्मी उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इंदौर में। जनजाति फिल्मी उत्सव इंदौर में मनाया जाता है, सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़ना और बताना कि कौन सा कथन सही होगा, गेस करिए। तो पहला पॉइंट से कि संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार जो थे वो वीएन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है, पहला में कोई दिक्कत नहीं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की कार्यवाही में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ये भी बिल्कुल सही है, जिसकी स्वीकृति जो मिली थी 22 जनवरी 1947 को मिली थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से डी यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइजेन ने प्रस्तुत किया था, यहाँ पे बिल्कुल सी होगा करेक्ट आंसर। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन जो है वो किसका है। तो महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था। उपरोक्त में से कौन सा मिलान गलत है। तो बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद सही है। संचालन समिति यहाँ पे देखिए, संचालन समिति यहाँ पे जो होना चाहिए था वो हम कहेंगे राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए था, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। अल्पसंख्यक समिति ये एच.सी. मुखर्जी बिल्कुल सही है, तो बी को टिक करेंगे, बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है, जिससे वहाँ की कृषि बहुत ज़्यादा जो कि प्रभावित होती है। और भारत में ज़्यादातर जो वर्षा होता है लगभग 75% वर्षा इसी मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में। केरल में ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में जो खलीसा भूमि है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल जो नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था, घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, साथ साथ सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा, ये सब कुछ इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके संबंध में बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अली और गुरसार इनके बचपन का नाम था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। कौन थे वो, ऑप्शन बी शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैमाबाद, क्योंकि दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और ये सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणतम जो कि माना जाता है दक्षिणतम स्थल, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, यहाँ के पुरातत्व स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ।
दैमाबाद। अगला है कि श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? वुमेन सुपरस्टार श्रीदेवी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं सत्यार्थ नायक। सत्यार्थ नायक ऑप्शन डी होगा। सिख धर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुई थी? जैसे सिख धर्म की स्थापना हम जानते हैं गुरु नानक ने स्टार्ट किया था, और तो ये स्टार्ट हुआ था कब? 1469 में माना जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जैसे कि 15वीं से 16वीं, ठीक है, 15वीं 16वीं 1469 में उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, 15 से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी। अगला है कि टैपुंग दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टैपुंग दर्रा, टैपुंग दर्रा भारत को जोड़ता है किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार, राइट। अगला प्रश्न कि ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार के मुख को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कप या फिर कटोरे के आकार का जो मुख होता है उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। ये जो मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। अगला है कि महामगम जो त्यौहार है, महामगम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महामगम जो त्यौहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में मनाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए महामहम जो त्यौहार है, महोत्सव है, तमिलनाडु के हिंदू त्योहारों में से एक है, जो कि 12 साल में एक बार ये कुंभकोणम नामक एक छोटे से शहर में मनाया जाता है। अब यहाँ पे तमिलनाडु में मनाए जाने वाले बहुत सारे त्यौहार है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है थाईपुसम त्यौहार, बहुत बार पूछा जाता है। आदि पेरुकू याद रखिए, रेशम त्यौहार, महामहम त्यौहार हमने देख ही लिया, चित्राथी महोत्सव हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। अगला है कि ब्लू, ब्लैक और ग्रीन हिल्स नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल्स नाम से जो पहाड़ियाँ हैं वो यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट अगर पूछा जाता है तो वो आपका जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन परत के संदर्भ में देखिए, ओजोन परत की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही है। ओजोन परत की मोटाई डबसन इकाई मापी जाती है, ये भी सही है। और प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अक्टूबर, ये गलत है क्योंकि 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा बनता है नाबार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो नाबार्ड के संदर्भ में देखना है, नाबार्ड एक विकास बैंक है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना यंग हेल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये पॉइंट गलत होगा, क्यों? क्योंकि यंग हेल्टन सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था, जबकि नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो सेकंड पॉइंट गलत। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई, तो ये तो सही है। गलत यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, जो कि बी हमारा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? गेस करिए किसे कहते हैं? तो दूसरे से 7वें जो मंडल है उनको हम लोग गोत्र या फिर वंश मंडल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए होगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, या जिसको हम लोग धार्मिक कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? सेक्युलर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि सेक्युलर जो शब्द है इसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा जो है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हो जाते हैं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सॉरी ऑप्शन सी होगा, रफ़ीक ज़कारिया। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक ज़कारिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि सुत्त पिटक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान देना है कि सुत्त पिटक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए सुत्त पिटक के रचयिता के रूप में हम लोग यहाँ पे आनंद को जानते हैं। आनंद
सुत्त पिटक जो है वो त्रिपिटक का ही एक भाग होता है, जैसे सुत्त पिटक हो गया, अभिधम पिटक और एक विनय पिटक होता है। तो विनय पिटक के जो रचयिता है उपाली हैं, सुत्त पिटक के रचयिता आनंद और अभिधम पिटक जो है इसके रचयिता तिस्से होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान देना कि अग्नाशय रस की प्रकृति क्षारीय द्रव्य होता है, क्षारीय द्रव, क्षारीय प्रकृति, ऑप्शन बी होगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या जो है निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? क्षारक कौन सा? प्रति अम्ल। एंटासिड के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करेंगे? कई दिनों से बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टो है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और इसका pH वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। pH वैल्यू इसका होता है 10.5 के आसपास होता है, ठीक है, 10.5। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हमारा बन जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? अंग्रेजों ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे दो राज्य कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर को 1685, गोलकुंडा को 1687 में, तो सी होगा। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह जो प्रथम थे इन्हें शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ था? ध्यान देना है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हो गया था? अंतिम रूप से समाप्त हुआ यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट और सेकंड को पढ़ने के बाद गेस करिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक रोशन अख्तर था, जिसको हम मुगल मोहम्मद शाह कहते हैं। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था ये रोशन अख्तर, तो जो कि बिल्कुल सही है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, तो ध्यान देखिए ये भी बिल्कुल सही है कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। तो कहेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों सही है। और बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 में हुआ, सही है। इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, सही है। इसके आक्रमण के समय दिल्ली के शासक रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह था, यानी तीनों के तीनों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। इसे हमसे डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब उसे प्राप्त है, जब तक उसे प्राप्त है। तो ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उसे लोकसभा में का विश्वास प्राप्त है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये कि सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सतमाला पहाड़ियाँ पड़ता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र के अंतर्गत। माउंट एकोडम्बिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एकोडम्बिंग जो वो किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन, हम डी को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। माउंट एकोडम्बिंग अरुणाचल प्रदेश। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो कि पायरुविक एसिड। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग जीवद्रव्य कहते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, पुरकिंजे। नेक्स्ट वन है कि लाइसोसोम को उनके किसकी वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को किसके कारण, किसकी वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। अगला है कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वह क्या होगी? वह कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, तो वो कभी धनात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पे बिल्कुल सही होगा सी।
किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किसी परमाणु का रासायनिक जो व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो KLM, बहुत पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ KLMN इस तरह से अगर होता है तो पहले में आपका देखिए 2, 8, 18 इस तरह से भरता है। कैसे भरता है वो हम देखते हैं। जब भी किसी सेल की बात आती है तो आपको 2n² फार्मूला का यूज़ करना है। 2n², यहाँ पे n जो होगा वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से, यानी m की बात की जा रही है 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे n का वैल्यू अगर रखते हैं तो 3 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूनी के 18, यहाँ पे 18 आएगा तो 2, 8, 18, 32 इस तरह से जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 2n² आप फार्मूला को याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, इसका कारण क्या है? जमने पर टूट जाएगी, इसका कारण होता है कि जमने पर जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। इसी कारण से पानी की जो पाइपलाइन होती है वो ठंडी में फट जाती है, क्योंकि अंदर का पानी जम जाता है जिस वजह से पानी फैलता है, आयतन बढ़ता है और वो टूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर एक वीडियो बनाया है मैंने ऑलरेडी, बहुत बार बता चुका हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा? अप्रत्यक्ष कर, यानी प्रत्यक्ष कर नहीं है तो विक्री कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है जो कि होमर। ठीक है, होमर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी होमर। अगला प्रश्न ये कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नई चेतना अभियान का संबंध हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया? ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया, बताइए किस देश ने? तो रूस यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी रूस। रूस बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था ये और इसका सही आंसर दीपा मलिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए और इस तरह की रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।